सो विल कंटिन्यू द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बट अब आज हम ना इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट वी हैव फिनिश्ड, दैट वाज द पार्ट रिलेटेड टू द फील्ड ड्यू टू द स्टैटिक चार्ज. Electrostatics, as I said ki I consider this chapter into four parts. The first part was which was related with the field due to the static charge, point charge. We have finished it. In this second part, so I'll label is at electrostatics 2. Okay. In this second part, we are going to consider potential due to point charge. We are going to consider potential due to point charge. Okay. तो फील्ड हो गया, पोटेंशियल स्टडी करना है. तो हम लोगों ने क्या बोला था लास्ट क्लास में, लास्ट मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में, अगर ये चार्ज क्यू रखा हुआ है यहाँ पे और इसके नेबरहुड में कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो इस पे जो फोर्स लगता है एफ, जो कूलॉम्स लॉ से हम लोगों ने निकाला था एफ, उसकी वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है. दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू फील्ड. एंड वी सेड कि अगर यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है तो इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा. बट व्हाट इफ यू रिमूव दिस चार्ज क्यू फ्रॉम हियर, व्हाट रिमेन्स हियर, यहाँ पे क्या बच गया? तो हम लोग आर्ग्यू किया था, क्योंकि ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, तो ये जो चार्ज कैपिटल क्यू हमने यहाँ पे रखा है, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर रहा है. ओके. So at this point there's a field which we called it as electric field E. ये भी वेक्टर क्वांटिटी है. And this electric field E is responsible for the force on this charge. ओके. तो अगर यहाँ पे चार्ज रखोगे तो तुम उस फोर्स को मेजर कर सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकती है. चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं. चार्ज को हटा दोगे तो फोर्स नहीं बचेगा. एंड अगर फोर्स हो या नहीं हो, इस चार्ज क्यू ने अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट किया है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, यहां तक क्लियर हो गया था. एंड देन वी सेड दैट दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, राइट? दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर. कंजर्वेटिव इन नेचर मतलब दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स इज work done by this force on a particle is independent of the path taken. किस रास्ते से जा रहे हैं उस पर वर्क डन डिपेंड नहीं करता है. इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ओके. सो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर किसी पार्टिकल को ले जाते हैं, एंड द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल is the conservative force, then whatever path you take, whether you take path 1 or whether you take path 2 or whether you take path 3, the work done is independent of the path taken. Work done by 1 is equal to work done by path on the path 2 is equal to work done on the path 3, and this is same. तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन आती है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स की, वो क्या आती है? वर्क डन in the closed path is 0. यानी कि अगर पार्टिकल को जहां से ले गए वापस वहीं पे ले आए तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो 0 होगा.
Okay, so this is all what you have studied in 11th class, कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन. एंड बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है. तो इन दोनों प्रॉपर्टी को, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों सेम ही है, बट हम इसको नंबरिंग कर देते हैं. इसको मैं 1 बोल देता हूँ, उसको मैं 2 बोल देता हूँ. ये दोनों जो है, दोनों को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे समझने के लिए. ओके, एंड वंस यू डिफाइन दिस कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स के बेसिस पे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे आगे जाके, we'll define potential energy. ओके, सो ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन हो गई हमारे पास. एंड बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो द कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम इस कंजर्वेटिव फोर्स को लेके आगे चलेंगे. सो नाउ व्हाट वी डू इज, डेफिनेशन क्या है, व्हेन वी स्टडी कंजर्वेटिव फोर्स, देन फॉर द सिस्टम, नाउ इट्स नॉट फॉर अ पार्टिकल. सिस्टम मतलब टू और मोर देन टू पार्टिकल्स, मोर देन टू पार्टिकल्स, ये सिस्टम कहलाता है. और उसमें डेफिनेशन क्या पढ़ी थी तुम लोगों ने 11th क्लास में, दैट डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. ये जो वर्क डन है ना, ये वर्क डन, दिस इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. दिस इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे दोनों चार्ज की, तो हम इसी डेफिनेशन को यूज करेंगे. सो सपोज ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है. ओके, अगर मान लो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस x है, इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पर डिस्टेंस x है, और हम फिर इस चार्ज Q2 को हल्का सा डिस्प्लेसमेंट dx इस डायरेक्शन में देते हैं. ओके, देन व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2? फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू 1 इज 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर. और अगर अपन इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx दे दिया इस डायरेक्शन में, then what will be the small work done dw? That will be f dot dx. Okay, तो हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर dx. ओके, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन. तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2, ये तो कांस्टेंट है पूरा. Q1 Q2 अपॉन 4 pi epsilon naught तो कांस्टेंट है. सो वर्क डन आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर. और अगर अपन ये मान ले कि इनिशियल डिस्टेंस जो था Q1 Q2 के बीच में, इनिशियल डिस्टेंस R1 था और फाइनल डिस्टेंस R2 हो गया. Q1 Q2 के बीच में इनिशियल डिस्टेंस R1 एंड फाइनल डिस्टेंस R2. तो यू चेंज R1 फ्रॉम R1 टू R2. एंड यू मस्ट रिमेंबर की इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर क्या होता है? -1/x. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बाहर निकाल देता हूं मैं. Q1 Q2 अपॉन 4 pi epsilon naught, ये हो जाएगा 1/x, माइनस बाहर निकाल दिया, एंड इट वेरीज फ्रॉम R1 टू R2. So this is minus Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught 1 upon R2 minus 1 upon R. Is this clear? Is this clear? ये इंटीग्रेशन तुम्हारे बिल्कुल दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए. क्यों छपा हुआ होना चाहिए? इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ग्रेविटेशन में भी एग्जैक्टली यही डेरिवेशन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एग्जैक्टली यही डेरिवेशन होता है. वर्क एनर्जी पावर थ्योरम में कोई भी फोर्स लिख लो यहाँ पे, कोई भी फोर्स लिख लो यहाँ पे, एग्जैक्ट यही इंटीग्रेशन होगा. या तो dx अपॉन x स्क्वायर आएगा,
ये एक्स डी एक्स आएगा, जो भी आएगा, जो भी आएगा, बस खाली अंदर का ये वाला पोर्शन जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी पूरा यहाँ पे कोई कांस्टेंट के है और तुम्हें इंटीग्रेट करना है, और हमेशा तुम्हारे पास ऐसा ही कुछ रिजल्ट आएगा। और एग्जैक्टली यही स्टेप फॉलो, खाली खाली इंटीग्रेशन का जो पोर्शन है ना, जो जिस जिस मेथड में एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है वो चेंज होगा, बाकी प्रोसेस एग्जैक्टली यही फॉलो होगा हमेशा, हर बार। एक बार इसको याद कर लो, समझ लो, और समझने के बाद अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ये मैकेनिकली तुम्हारे को हमेशा यही स्टेप्स फॉलो करनी। तो वर्क डन क्या आ गया हमारे पास? वर्क डन आ गया हमारे पास माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R2 माइनस 1/R1। और हमारे पास डेफिनेशन क्या है? हमारे पास डेफिनेशन है डेल्टा यू, change in potential energy, that is U final minus U initial is negative of the work done। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लू? U final माइनस U इनिशियल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस W लिख गया तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1। और बिल्कुल सिमेट्रिक एक्सप्रेशन आया है। ऐसा लग रहा है कि दिस टर्म डिनोट्स U फाइनल एंड दिस टर्म्स डिनोट U इनिशियल, ऐसा लग रहा है। So if I say that at any distance R, we can say the potential energy U can be written as 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R. This is the expression for the potential energy. क्लियर हो गया? तो हमारे पास एक बहुत ही नीट एंड क्लीन एक्सप्रेशन आ गया है पोटेंशियल एनर्जी का। और यहाँ पे तुम देख लो ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी? जब अपन आर को क्या पुट कर लेंगे? इन्फिनिटी पुट कर लेंगे। अगर अपन आर को इन्फिनिटी पुट कर लेते तो यू क्या हो जाएगा? यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon infinity, which is zero. So we can say that the potential energy is zero when the two charges are at infinite distance. We can say that potential energy is zero when the two charges are at infinite distance. So यहाँ पे I can say that U is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R is defined when U is equal to zero if charges are at infinite distance. ओके okay? इस डेरिवेशन में हमने जब ये U को ये वाला पोर्शन असाइन किया ना फॉर्मूला, हमने अज्यूम कर लिया कि जब चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं तो उनकी पोटेंशियल क्या होती है? जीरो होती है। इज दिस क्लियर? यस। और मैंने ये जो इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो होती है इस पे बहुत अच्छा खासा डिस्कशन किया हुआ है ग्रेविटेशन में, अभी वापस से डिस्कशन नहीं करूंगा, बट उस लाइन को ऐड कर दो, एक लाइन को, वो तुम लोगों के लिए मेंस या नीट के लिए फायदे में होगी, बोर्ड के एग्जाम में उसका कोई लेन देना नहीं। बोर्ड के एग्जाम के लिए हमारा ये पोर्शन यहीं पे खत्म हो जाता है। ओके, एंड द सेम रिजल्ट, खाली तुम्हारे को Q1 Q2 की जगह M1 M2 कर लो और K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन के लिए G कर दो, सारा का रिजल्ट सेम रिजल्ट जो है अपने लिए उसके लिए भी आएगा ग्रेविटेशन के लिए। द ओनली डिफरेंस विल बी ग्रेविटेशन वाला पोर्शन अगर अपन देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि फोर्स अट्रैक्टिव होता है नेचर में। यहाँ पे तो Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड पे अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, जो यू तुम्हारा आता है ना, वो आता है -G M1 M2 अपॉन R। दिस माइनस साइन इज अ डिफरेंस। यहाँ पे माइनस साइन नहीं आया है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पे माइनस साइन आता है, और यहाँ पे यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन Q1 Q2 का क्या साइन। अगर Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव है या Q1 Q2 दोनों ही नेगेटिव है तो यू पॉजिटिव आएगा। और अगर Q1 Q2 में से एक पॉजिटिव है और अगर एक नेगेटिव है तो फिर यू नेगेटिव आ जाएगा। ओके, वो तो जब तुम सॉल्व करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा तुम्हारे पास। तो ये एक डिफरेंस आ गया ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहाँ तक क्लियर है क्या? सो हमने क्या बोला, व्हेन r इज इक्वल टू इंफिनिटी, u इज इक्वल टू जीरो। अभी बोलते सपोज एट r इज इक्वल टू इंफिनिटी u इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, और मैं बोल देता हूं u एट r इज इक्वल टू इंफिनिटी इज सम कांस्टेंट k। हाँ, k की वैल्यू 5 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, एनीथिंग। अगर k इज u इज इन्फिनिटी पे, अगर r इज इन्फिनिटी पे अगर u जीरो नहीं है तो तुम्हारा फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, बस उतना याद रखो। योर u विल बिकम u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r प्लस दिस कांस्टेंट k, दैट्स ऑल। बस ये तुम्हारा फॉर्मूला चेंज हो गया। अगर सवाल में बोल दिया जाए कि पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो नहीं है तो पॉइंट चार्ज के लिए तुम्हारा फॉर्मूला इतना मामूली सा चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। इज दिस क्लियर? Yes. कर लो इसको अच्छे से, कुछ डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो अभी भी। चले आगे। सो दिस फिनिशेज आवर पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। सो अगर अपने पास मल्टीपल चार्जेस हो, देन व्हाट विल डू इज, इफ देयर आर मल्टीपल चार्जेस, देन यू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी इन पेयर्स और फिर उसको ऐड कर देंगे, एल्जेब्रिक एडिशन। रिमेंबर, जब मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना होता है, देन यू कैन नॉट सिंपली ऐड लाइक नंबर्स, तुम्हारे को वेक्टर एडिशन करना पड़ता है, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी है। सो अगर मेरे पास चार चार्जेस है, 1 2 3 4, व्हाट आई हैव टू डू इज, आई फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी पेयर वाइज। आई फाइंड आउट U12, U13, U14, U23, U24 एंड U34। चारों की पोटेंशियल ये अलग अलग निकाल दूंगा। जैसे U23 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3, है ना, 2 और 3 के, दैट्स ऑल। ऐसे U34 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 अपॉन R34। देखो U34 या U43 बात तो एक ही है, दो चार्ज के बीच की पोटेंशियल सेम होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 अपॉन R। ओके,
and then you simply do the algebraic addition. Simply do the algebraic addition with the plus minus sign. कोई वेक्टर की यहाँ पे जरूरत नहीं है, खाली जो भी प्लस माइनस साइन के साथ है, +5 +4 -3 -2 +7, वट एवर इज द नंबर विद द अप्रोप्रिएट प्लस माइनस साइन, वो ऐड कर दो, तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ जाएगा. इज दिस क्लियर? यहाँ पे तुम्हारे को सिंपली ऐसा करना है और कुछ भी नहीं करना है. आ गया समझ में? चले आगे. ओके, सो वी फिनिश पोटेंशियल एनर्जी. नाउ व्हाट इज पोटेंशियल? नाउ पोटेंशियल डिफाइन कर दी. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? यहाँ पे चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज Q2 रखा हुआ है, तो क्या हो गया? Q2 पे एक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, वो डायरेक्शन की बात नहीं है, बट Q2 पे एक फोर्स लग रहा है. ठीक है, एंड जैसे ही हमने यहां से Q2 को हटा दिया तो फोर्स भी हट गया. बट हमने क्या बोला कि अगर Q1 रखा हुआ है जिसकी वजह से Q2 पे फोर्स लग रहा है, अगर Q2 नहीं है तो भी यहाँ पे कुछ बचना चाहिए. वो क्या बचा था? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E बचा था, राइट? सिमिलरली सिमिलरली इफ Q2 इज प्रेजेंट हियर और Q1 Q2 की पोटेंशियल एनर्जी है U. नाउ इफ वी रिमूव Q फ्रॉम हियर, इफ वी रिमूव Q2 फ्रॉम हियर, व्हाट इज देयर? ऐसा क्या है कि जब यहाँ पे चार्ज Q2 को रखते हैं, जब इस पॉइंट पे चार्ज Q2 को रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और नहीं रखते तो कुछ, तो क्या हुआ यहाँ पे? ओके, अज्यूम लाइक दिस. इसको सिंपल फिजिकल एग्जांपल से समझो. ये मेरा शेल्फ बना हुआ है, ओके, और ये ग्राउंड है. हर एक शेल्फ की हाइट ले लो. ये हाइट H1 है, ये हाइट H2 है, ये हाइट H3 है, ये हाइट H4 है. जस्ट एक क्या बोलते हैं, लेमन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. इसको ऐसे क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन मत लेना, लेमन एक्सप्लेनेशन ही है, ठीक है? अगर यहाँ पे एक मास m रखते हैं अपन, तो इस मास m की पोटेंशियल क्या हो जाएगी? mgh1, राइट? और अगर यही मास m अगर यहाँ पे रखते हैं तो इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी? mgh4. यानी इस शेल्फ में या इस शेल्फ में जब भी कोई मास m रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल हो जाती है mgh. तो अगर यहां से मास m हटा दे तो क्या मैं यहाँ पे एक नंबर असाइन कर सकता हूँ? gh, gh3, gh2, gh1, gh4. और जैसे ही मास को इधर रखेंगे, मल्टीप्लाई दिस m बाय दिस, और मास m की पोटेंशियल हो जाएगी, राइट? तो ये जो नंबर है ना, जो शेल्फ के साथ असाइन कर दिया अपन ने, ये नंबर जो शेल्फ के साथ असाइन कर दिया है, gh4, gh3, gh2, gh1, ओके, ये जो नंबर असाइन कर दिया है, क्या मैं ये जो नंबर gh है, क्या अपन बोल सकते हैं ये gh जो है ना उस शेल्फ का पोटेंशियल है, उस शेल्फ का पोटेंशियल है. और जैसे ही यहाँ पे मास m को रखेंगे तो मास इंटू gh जो उस शेल्फ का पोटेंशियल है will give us potential energy of m, राइट? बोल सकते हैं ऐसा. एक बात ध्यान रख लेना यहाँ पे, potential energy is always defined for the system, not for the single particle. तो when I say potential energy of m, तो एक दूसरा मास और होना चाहिए जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ रही है. सो वी से दिस इज पोटेंशियल ऑफ m इन द फील्ड. तो मतलब जो फील्ड है ना, वो फील्ड जो है ना किसी और की वजह से है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है.
सो व्हाट वी से नाउ इज, अगर Q2 को यहां से हटा दे, अभी यहाँ पे Q की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है Q2 की, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई Q2। तो अगर अपन Q2 को यहां से हटा दे तो अपन बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर, और किसी भी चार्ज Q को यहाँ पे लाके रखो तो उसकी पोटेंशियल क्या आ जाएगी, V इंटू क्यू, राइट। देन दिस इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, राइट। और पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट V और U में रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखूं तो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर। तो V क्या आ रहा है, V इज इक्वल टू U अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर। ये क्या रहा है, U अपॉन Q2, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना। यहाँ पे भी GS3 कैन बी रिटन एज 1 into GS3, that is potential can be defined as a potential energy of 1 kilogram of mass. Potential can be defined as potential energy of 1 kilogram of mass. तो यहाँ पे भी अपन बोल सकते हैं potential is defined as potential energy of unit positive charge, right? We can define potential as potential energy of unit positive charge. Q2 की जगह 1 पुट कर दो, U में, इस एक्सप्रेशन U में जो मैंने निकाला है, इसमें Q2 की जगह 1 पुट कर दो, 1 कूलम प्लस 1 कूलम। Then we can say potential is defined as a potential energy of unit positive charge. आ गया समझ में? Is this clear? उतार लिया सबने इसको? यस सर। क्वेश्चन नहीं बनाया। इस पूरी स्क्रीन को उतारो अच्छे से समझने के लिए। हाँ, मैंने जो भी एग्जांपल्स दिए उसको समझ लो आराम से, बाकी सब जने भी उतार लो। ओके, तो आगे चलते हैं। So what is next? So you have defined potential energy, we define potential. So what is the work done bringing an alpha particle from infinity whose potential is plus 10 volt? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। क्या पूछ रहा अपने को, वर्क डन इन टेकिंग एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट हुज पोटेंशियल इज प्लस 10 वोल्ट। ओके, नाउ बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन लेट मी डिफाइन वर्क डन अगेन। यहाँ पे चार्ज प्लस Q1 है मान लो, और इंफिनिटी पे चार्ज प्लस Q2 है। देन what we define is change in potential energies minus of the work done. Okay, so जब Q2 यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। ओके, और जो वर्क डन होगा ना वो होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर।
रिमेंबर Q1 और Q2 दोनों सेम साइन के लिए है ना, दोनों सेम साइन है, तो ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो Q2 अपने आप तो यहाँ पे आ नहीं सकता है, Q2 अपने आप यहाँ पे नहीं आ सकता है। इसका मतलब some external agent, some external agent has to bring it, किसी और को मतलब अपने को धक्का मार के इसको इंफिनिटी से यहां तक लाना पड़ेगा। तो अपन जो है एक्सटर्नल एजेंट, उसका जो वर्क होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा, दैट विल बी डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज माइनस ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का माइनस आ रहा है वर्क डन, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा। इस चीज को याद रख लो। मैं क्लास को यहीं पे ओवर करूंगा, क्योंकि अब ये थोड़ा सा और इसको मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में। सो विल स्टार्ट दिस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अगेन टुमारो। वापस से इसको समझेंगे। दो दो वर्क है यहाँ पे। आप एक है वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स एंड एक है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। दो चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं। तो या तो दोनों चार्ज अपने आप मूव करेंगे इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स से, या हम बाहर से इसको धक्का मार के मूव करेंगे। ओके, या तो हम बाहर से धक्का लगाएंगे चार्ज को मूव करने के लिए, या चार्ज अपने आप एक दूसरे के अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स में मूव करेंगे। दोनों केस में जो वर्क डन होगा, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करेगा और हम जो वर्क करेंगे एक्सटर्नल एजेंट, उस दोनों में जो रिलेशनशिप होगा वो ये माइनस साइन की वजह से होगा, वो इस माइनस साइन की वजह से होगा, विच आई एक्सप्लेन टुमारो। और हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आई ओवर द क्लास हियर ओनली।